अब हम ये देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन से इन चरवाहों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आए। एक तो बड़ी बात ये हुई कि जब चरागाह वाली भूमि को खेती में तब्दील कर दिया गया तो क्या हुआ, चरागाहों की कमी हो गई। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो आरक्षित वन थे वहाँ पर इन चरागाहों को अपने पशु चराने की वहाँ पर अनुमति नहीं थी। अब इससे क्या हुआ, इन दोनों चीज़ों से ये फर्क पड़ा कि जो चरागाह थे वो कम रह गए थे जबकि जानवर ज़्यादा थे। अब पहले क्या होता था कि जब चरागाह खत्म हो जाते थे, घास खत्म हो जाता था तो ये लोग दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तो बंदिशें लग गई। अब जब बंदिशें लग गई तो वो दूसरी जगह पर अपने पशुओं को लेकर के नहीं जा सकते थे और वो उसी जगह पर ही एक ही चरागाह पर ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चराने लगे। अब जिससे क्या हुआ कि चरागाहों का घास खत्म हो गया और जिसके चलते हुए कि जो जानवर थे वो धीरे धीरे मरने लगे। तो आइए बच्चों, अब ये देखें कि इन चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। अब उनको पता था कि चरागाह तो नहीं बचे हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके जो पशु थे उनकी संख्या कम कर दी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखना शुरू कर दिया कि क्या कहीं और जगह पर भी नए चरागाह मिल सकते हैं और उन्होंने उसकी तलाश भी शुरू कर दी। जैसे राजस्थान से जो रायका चरवाहा थे वो धीरे धीरे हरियाणा की तरफ जाने लगे। और इसके साथ साथ जो धनी चरवाहे थे उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके पास पैसे थे, उन्होंने ज़मीन का टुकड़ा लिया और वहीं पर खेती करना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने अपना जीवन स्थायी रूप से व्यतीत करना शुरू कर दिया। और जो चरवाहे धनी नहीं थे, जिनके पास धन की कमी थी, उन्होंने भी क्या किया, पैसा उधार उठाया, ब्याज पर पैसा लिया और उन्होंने भी कोशिश की कि हम भी ये काम करें। लेकिन वो ऋण चुका नहीं पाए और बाद में वो एक मजदूर के रूप में काम करने लगे। और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि जो चरवाहे हैं वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपने ढंग से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जब भी उनके सामने समस्याएं आती हैं तो इस प्रकार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। यानी जब इस प्रकार की समस्याएं उनके सामने आती, यानी चरागाहों की कमी हो जाती, तो वो क्या करते, उस काम को छोड़ करके धीरे धीरे दूसरे काम धंधों में लगना शुरू कर देते। यानी उनकी जो जिंदगी है घुमंतू चरवाहों वाली, वो आज भी है, आज भी हमें देखने को मिलती है। और चरवाहों की जिंदगी में इस तरह के जो परिवर्तन आए, जो बदलाव आए, वो केवल भारत में नहीं थे, वो विश्व के कई हिस्सों में ऐसे बदलाव देखने को मिले। अब हम एक विश्व के ऐसे ही हिस्से की बात करने जा रहे हैं जहां पर इन चरवाहों का जो जीवन था, जो पहले जैसा था, वो किस तरह औपनिवेशिक शासन के आने से पूरी तरह बदल गया। और हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले इन घुमंतू चरवाहों की। तो आइए अब हम अफ्रीका महाद्वीप की तरफ चलते हैं, जहां पर दुनिया की 50% आबादी इन चरवाहा गतिविधियों से जुड़ी हुई है। अफ्रीका में लगभग 2,50,00,000 लोग ऐसे हैं जो इन चरवाहा गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। इनमें बर्बेरस, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल
व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। भारत के चरवाहों की तरह इन अफ्रीकी चरवाहों के जीवन में भी औपनिवेशिक शासन की वजह से बहुत बदलाव आए। हम यहाँ पर एक समुदाय की बात करेंगे, उसको हम आधार मानकर उस समुदाय की बात करेंगे जिसका नाम है मसाई समुदाय, और जो घुमंतू चरवाहा है यानी चरवाहा गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। मसाई नाम मा शब्द से निकला है। मा साई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से 3 लाख दक्षिण कीनिया में रहते हैं और 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरह औपनिवेशिक शासन ने और उनके द्वारा जो बंदिशें लगाई गई थी, किस प्रकार उन्होंने इन मसाई चरवाहा के समुदाय के लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। आइए सबसे पहले ये जानें कि उनके जो चरागाह थे उनका क्या हुआ। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनके चरागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मार काट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चरागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार क्या कर रही थी, वो जो पूर्वी अफ्रीका में किसान थे उनको कह रही थी कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा चरागाह वाली भूमि को किस में तब्दील कर लीजिए, खेती वाली भूमि में तब्दील कर लीजिए। और इस प्रकार जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ, खेती का जो क्षेत्रफल था वो बढ़ा, वैसे वैसे चरागाहों की जो भूमि थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और इस प्रकार जो मसाई समुदाय था, जो अंग्रेजों के आने से पहले पूरी तरह से आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे ये समीकरण बदलने लगे। अर्थात मसाई समुदाय एक प्रकार से कम प्रभावहीन होता चला गया। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में ना तो वे शिकार कर सकते थे और ना अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। अच्छे चरागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था।
एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चरागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों का पेट भरना भी एक स्थायी समस्या बन गया।